समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, हमारे आपकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती रुचि वीरा जी, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक कमाल अख्तर जी, नासिर कुरैशी जी, नवाब जहां साहब, संचालन कर रहे मोहम्मद फहीम जी, संभल लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान जी, हाजी इकराम साहब, अनीसुर रहमान जी, मोइन जी, यूसुफ अंसारी साहब, हाजी रिजवान जी, मंच पर उपस्थित उस्मानुल हक जी, अकीरुल रहमान, इकबाल अंसारी जी, जावेद शान अली सानू जी, बब्बर खां साहब, बाबर खां साहब, विकास चौधरी जी, जुगल किशोर जी, अमित प्रजापति जी, राशिद हुसैन, राजेश यादव जी, राजकुमार प्रजापति जी, विजयवीर यादव, हाजी अताउर रहमान साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी, युवा नेता फुरकान अली साहब, अमित प्रजापति और अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी संगठन के पदाधिकारी और नेता इस मंच पर जो मौजूद हैं, वहीं मैं देख रहा हूं दूसरे मंच पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मुरादाबाद लोकसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले शहर में कार्यक्रम लगा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया था। आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो मैंने सोचा कि जरूर आपके बीच में मदद और सहयोग के लिए मैं जाऊंगा। आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। आज के बाद केवल आपको अपनी तैयारी करनी है वोट डालने की। उस दिन मैं आप सभी से निवेदन और अपील करने आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। आज सुबह जब मैं चला हूं तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी थे और हम लोगों ने मिलकर के पहले चरण के जो चुनाव हैं जहां नहीं पहुंच पाए, उन सभी वोटरों से हम लोगों ने अपील और निवेदन किया। वहीं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील की है कि ये चुनाव न केवल 2024 का चुनाव है, बल्कि हमारा आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं, उनके स्टेटमेंट जब आते हैं, तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर, अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है। हमने देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है,
लगातार इस सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है, लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर कहीं न्याय के लिए भी लोग गए हैं, तो कहीं अगर न्याय मांगने गए हैं तो न्याय भी सरकार ने नहीं दिया है। और हमने आपने वो समय देखा है जिस समय यहां के किसान उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा और देश के सभी किसान आकर के काले कानून के खिलाफ दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। सालों साल खड़े रहे। लगभग 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार को कोई परवाह नहीं रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें उत्तर प्रदेश की चुनाव की हवा पता लग गई। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले इन लोगों ने काले कानून वापस ले लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये काले कानून जरूर वापस ले लिए होंगे, लेकिन जिस तरह का वो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें। ये जो हमें लोकतंत्र मिला है, जिसका सबसे अच्छा हमारा संविधान है, चाहे संविधान बदल दें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अधिकार हमें मिला है वोट डालने का, वो अधिकार भी छीन लें। और इनके फैसले आपने देखे हैं, कोई एक फैसला नहीं, मैं याद दिला सकता हूं तमाम फैसले। किसी को पता ही नहीं था कौन सा फैसला कब हो जाएगा। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह रुपए बंद हो जाएंगे। हमें आपको लाइन में खड़े होकर के अपने रुपए बदलवाने पड़ेंगे, नोट बदलवाने पड़ेंगे। अचानक रात में फैसला ले लिया और नोट बंद कर दिए। केवल एक फैसला नहीं, न जाने कितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं ये संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। आपको सूची पता लगी होगी, 1000 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिस कंपनी से हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया। वैसे वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी उनका भी चंदा बीजेपी के पास पहुंच गया। बताओ वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस आपकी मदद करने पहुंचती है, ये काम समाजवादियों का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पुलिस का इंतजाम समाजवादियों ने किया था कि हमारे लोग अगर तकलीफ और परेशानी में हैं और अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए, पुलिस की मदद की जरूरत पड़ जाए, तो फोन मिलाकर के पुलिस उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। इंतजाम समाजवादियों ने किया था। 100 नंबर इसका नाम रखा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 100 नंबर 112 कर दी। बताओ इन्होंने, पुलिस के लोगों ने अपनी वसूली बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? ये चंदे का भ्रष्टाचार नहीं है, आम जनजीवन में भी भ्रष्टाचार बढ़ाया है सरकार ने। आम जीवन भी हमारा, जो हमारी जरूरतें हैं, तहसील से लेकर के थाने तक में इस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूं कई बार ये हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई
तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की ही बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहे नहीं, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी।